मुस्कुरा मुस्कुरा के पढ़ाने का ये जो मतलब है, इसके मैं इतना अगेंस्ट क्यों हूँ? मुझे क्या तकलीफ़ है अगर कोई इंसान मुस्कुरा रहा है? मुझे कोई तकलीफ़ नहीं अगर कोई इंसान अपनी जॉब में खुश है। भाई मुस्कुराओ, जी भर के मुस्कुराओ, ज़िंदगी को अपने फेस्टिवल बना दो। तुम्हारा काम में अगर तुम एंजॉय करते हो तो उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ तुम्हारे लिए एज ए इंडिविजुअल कहीं कुछ नहीं हो सकती। लेकिन याद रखिए कि सिर्फ बात ये नहीं है, कोचिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप एक कमरा लगा दो जहाँ वाइट बोर्ड लगा दें और वहाँ पे 40-50 बच्चे भर लें और उसमें NCERT की 4 किताबें रख दें और फिर बोल दें कि देखो जी कोचिंग खोल ली हमने। इसको कोचिंग नहीं कहते। कोचिंग के साथ एक मैनेजमेंट भी आती है उस इंस्टीट्यूट की, या फिर टीचर अगर स्कूल में पढ़ा रहे तो स्कूल की मैनेजमेंट तो होती है जो सब कुछ डिसाइड करती है कहाँ पर क्या क्या कैसे होगा। और जब एक इंसान के ऊपर मेंटल प्रेशर पड़ता है बहुत ज़्यादा स्कूल की मैनेजमेंट से, स्कूल की अथॉरिटीज़ से, ज़रूरत से ज़्यादा काम कराया जाता है और पैसे नहीं मिलते, तो उसका इवेंचुअली पागल होना बिल्कुल तय है। ठीक है, भले ही वो इंसान अच्छा पढ़ा रहा है, भले ही तुम कह रहे हो कि टीचर तो बहुत अच्छा है, सर हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। अरे सर तुम अच्छे से पढ़ाए, पर सर की ज़िंदगी भी तो बर्बाद हो रही है ना वहाँ पे। इसीलिए सर को छोड़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन और वैसे भी अब इतने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए, मुझे लगता नहीं है कोटा अब लोग ज़्यादा जाएंगे, पहले के मुकाबले काफ़ी कम जाएंगे। तो जितने भी ये कोचिंग वाले हैं, इनका मेन सेलिंग पॉइंट बस इतना ही होता है कि हमने एजुकेशन जो है सस्ती कर दी, लेकिन काम सारी ये बिके हुए कोचिंग वालों की तरह ही कर रहे हैं। जगह जगह होर्डिंग लगा देंगे, जगह जगह बैनर लगा देंगे। और जब जेई में ना बेटा, एडवांस का पेपर जब तू लिखेगा, हालांकि आधों की इतनी औकात भी नहीं है कि एडवांस का पेपर लिख पाएँ, और जस्ट बिकॉज उसकी कोचिंग के अंदर का मैकेनिज़्म कैसा है तो अभी हमने समझा नहीं। अगर वहाँ पे भी नॉर्मल कोटा की कोचिंग की तरह सेक्शन बना रखे ABCDEFG, तो समझ जाओ या बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे भर लेगा एक क्लास के अंदर। और क्या तरीका हो सकता है? कोई बताओ उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? उसने बाकी कोचिंग की तरह ही सब कुछ किया। उसने वहाँ यूनिफॉर्म भी बाकी कोचिंग्स की तरह करा दी, और फिर वो ऐसा वीडियो बना लेगा कि ऑनलाइन कोचिंग रियलिटी और एक्सपेक्टेशंस के बीच में क्या होती है। अब लोगों को ज्ञान भी फैल रहे हैं कि कोचिंग कैसे आपका चूतिया काटती है। उसके बाद हमारे पास ऑडेसिटी है कि हम खुद की कोचिंग भी खोल रहे हैं, जहाँ कंपैरेटिवली सब कुछ सेम ही होगा, क्योंकि जो बच्चे जा रहे हैं वो तो ये एक्सपेक्ट करेंगे ना, हम दरवाज़ा खोलेंगे हमारा फेवरेट टीचर सामने होगा जिसके हम वीडियो लेक्चर देखते हैं। वो वीडियो लेक्चर दिखाने वाला टीचर उस ब्रांड का फेस है। इसका यह मतलब नहीं है कि तुमको हर जगह दिख जाएगा, ये तो एकदम बेकार की बात है, भूल जाओ ये सब। वो अपना ऑफिस में बैठ के काम कर रहा होगा, उसे और भी 100 तरीके के काम होंगे, बिकॉज ही इज़ अ बिजनेसमैन नाउ। और अगर सच में अभी भी यकीन नहीं होता ना, तो उसका यूट्यूब चैनल खोल के देख लेना, लास्ट टाइम कब आया था वो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो बस एक चीज़ कर रहा है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वो लोगों की कहानियाँ बता रहा है, लोगों के इंटरव्यू ले रहा है। पिछले 2 साल से भाई साहब ने खुद अपने चैनल पर आकर पढ़ाया तक नहीं है, बस यही कर रहा है वो अपने चैनल पे आकर के। और ये बच्चे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम दरवाज़ा खोलेंगे, सामने वाला टीचर होगा जो खुले दिल से हमारा स्वागत करेगा। उसके ऊपर मैनेजमेंट प्रेशर बनाती है। अब एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है, एलन करके, फिटजी करके। अब एक फिटजी तो है नहीं, कोटा में हज़ारों ब्रांचेज़ है, तो उनको मैनेज करने के लिए एक मैनेजमेंट भी तो होगी ना। तो मैनेजमेंट अपने टीचर को किस हिसाब से रखता है, उससे ही पता चल जाता है स्टाफ क्या है और स्टाफ की क्या इज्जत है। ठीक है, उससे ही कई बार ये क्लियर हो जाता है। और सिर्फ मेन चैनल पे सब्सक्राइबर्स होते हैं, मेन चैनल पे खाली व्यूज़ आते हैं, बाकी चैनल्स पे तो कुछ नहीं आता, क्योंकि वो अपनी इमेज रीब्रांडिंग में लग गया। वो इन सब में लग गया कि हमने तो जी 700 करोड़ का ऑफ़र ठुकरा दिया। अरे तो क्या हो गया भाई, एक साल में तू वैसे भी 700 करोड़, भाई कोई बात नहीं, तू इतना अपनी लाइफ टाइम में आसानी से कमा लेगा, चिंता मत कर। तू 2-3 करोड़ रुपए कमा रहा है ना महीने का, तो इवेंचुअली 700 करोड़ कमाने के लिए तेरी भी कोई इतनी बड़ी बात है नहीं उसके लिए। ये बात भी निकाल देना अपने दिमाग से। जो एक महीने का 1 करोड़ कमा रहा होगा, क्योंकि इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा होगा, ये क्या करते हैं, ये बोल देते हैं झूठ आपको कि हम तो 750 रुपये में या 7,500 में आपको UPSC की तैयारी करा देंगे, बहुत अच्छे। अब कोई पूछो इनसे कि फिर आपके बैच में 10 गुना ज़्यादा बच्चे क्यों हैं, आप अपनी क्लास में 50 बच्चे क्यों रखते हैं? आनंद कुमार जैसे टीचर क्या करता है पता है? 5 गरीब बच्चों पे इतनी मेहनत करता है कि वो IIT मतलब 30 बच्चों पे कि उनको सुपर 30 करा देता है। वो हर साल IIT में उनको सिलेक्शन करा देता है, ठीक है। तो ये कभी नहीं करेगा। तो फिर पूछो उस पर इतने पैसे कहाँ से आए? या तो फिर इसके बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ टाई अप होंगे, और इवेंचुअली अगर बड़े बिजनेसमैन के साथ टाई अप है भी इसके, कहीं से ये पैसे लेकर के आके अपनी कोचिंग बनवा रहा है, तुम्हारा तो बस दिमाग में ये बैठ जाता है कि किसी के पास इतना पैसे है ही नहीं
कि कोई भी एजुकेशन ले नहीं सकता। भाई मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है अगर कोई बच्चा जिसके पास पैसे नहीं है पढ़ने के वो जाके पढ़ रहा है, पर यार मुझे लगता है कि अब तो सिनेरियो काफ़ी चेंज हो गया है। अभी तो ऑनलाइन क्लासेस आ गई हैं, इतना ज़्यादा कुछ हो गया है, गाँव में भी डिश पहुँच गई है, ऐसा तो है नहीं। और फिर शहर में कोई ना कोई रिश्तेदार तो होता ही है जहाँ बच्चे पढ़ने चले जाते हैं। बच्चों को कोचिंग इसलिए भेजा जाता है क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं ये पता है कि अगर ये घर पे रहा तो नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम, मुट्ठी, लड़कीबाजी, इन सब में ही पड़ा रहेगा, ये सुट्टा वगैरह पीता रहेगा, पढ़ाई तो उससे होनी नहीं। तो बेहतर है अपने आपको किसी कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में रख दो। तो इवेंचुअली आपको भी पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, आप तो इसलिए पढ़ रहे हो ताकि मुँह छुपाना ना पड़े ना। इतना जुनून आपके अंदर है, ये 2-3 साल में ठंडा हो जाएगा। आपने उस चीज़ में मेहनत करी जिसमें आपका कभी मन ही नहीं लगता था, आप करना ही नहीं चाहते थे। 10वीं तक में बहुत ख़राब था जी, अरे ये मत पूछो, कंपार्टमेंट आ गई 2 सब्जेक्ट में। फिर मेरे अंदर जुनून पैदा हुआ। अच्छा तो फिर क्या, कुछ नहीं, उसको तो पढ़ाई अच्छी लगती नहीं। अब उसको मोटिवेट कैसे करोगे पढ़ने के लिए, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई में, जब क्या किया जा सकता है। क्योंकि हर एक इंसान एक चीज़ में माहिर नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि अनपढ़ रह जाओ, पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन कितनी ज़रूरी है ये तो कभी बताया नहीं, कहाँ तक करनी चाहिए तो बता दो। तो यही नहीं समझ में आया कभी उसको। और वैसे भी इवेंचुअली कौन ऐसा होगा कि भैया बेटा तुम तो 10वीं पास हो, एक काम करो तुम कॉल सेंटर में लग जाओ, या फिर एक काम करो तुम वॉचमैन बन जाओ। अब ऐसी सिचुएशन तो कोई मिडिल क्लास आदमी फेस करेगा नहीं, है ना। और इवेंचुअली पैसे का खर्चना कैसे, ये तो कोई भी ये कभी ज़िंदगी में सीखेंगे नहीं, है ना। तो फिर दोनों तरफ से ही बर्बाद है, क्योंकि वो मैनेजमेंट उस टीचर पे इतना ज़्यादा, वो टीचर इतना पागल इसलिए रहता है क्योंकि मैनेजमेंट उसको कॉन्स्टेंटली हरास करती रहती है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। सुबह से 8, मतलब ये बहुत ही बेकार बात है। अगर मान के चल लेते हैं सुबह के 8 बजे से लेके अगर वो लेक्चर लंबे लंबे कर रहा है तो इवेंचुअली 2 घंटे तक अगर आप लगातार एक सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपकी बॉडी गिव अप करना शुरू कर देती है। तो आप उस बंदे को एक ऐसी क्लास में बैठा रहे हो जो 4 घंटा एक ही चीज़ पढ़ाई जा रही है, क्या ही तुमको साला वो याद रहने वाला है और क्या ही रहने वाला। और ये जितने भी कहते हैं, मैं दिल पे हाथ रख के बताना, जिस दिन मेंस तेरा क्लियर होगा ना उसके 2 हफ्ते बाद देखना तुझे कितनी चीज़ें उस पेपर में से याद रहती हैं, या 2-3 साल बाद याद रखना तुझे कितनी चीज़ें याद रहती हैं। वो तो बस एक शॉर्टकट है कि फटाफट एग्ज़ाम निकालिए फटाफट। मैं हैरान हूँ कि लाल बत्ती में घूमने के लिए और एक महंगे घर, महंगी गाड़ी और एक सुंदर लड़की के लिए पूरा मुखर्जी नगर पागल हुआ यूपीएससी के नाम पे। भाई को हलवा थोड़ी है ये, यूपीएससी करके क्या करना है, मज़े मारने हैं। यूपीएससी या फिर सिविल सर्विसेज तो सुभाष चंद्र बोस ने भी निकाला था, वैसा नहीं बनना है। और अगर बने भी ना वैसे तो जिंदा बचोगे नहीं, इतना समझ जाओ। कोई अनपढ़ 8वीं फेल नेता आएगा तुम्हें उल्टे सीधे ऑर्डर दे करके चला जाएगा, मुंह से चू तक नहीं निकलेगी। उसके अंदर 16 एमएलए काम करते हैं, खड़े खड़े ट्रांसफ़र करा देगा नक्सलाइट एरिया में, फिर ज़िंदगी भर अपने करते रहना। तो ये सब तो भूल ही जाओ अपने दिमाग से। इनके तो जहाँ ये जो एंट्रेंस की तैयारी करते हैं इनके पूरे मोहल्ले में मौसम आता है, मौसम, कल्चर भी नहीं मौसम आता है कि भैया अब हर कोई सरकारी कर रहा है तो हम भी कर दो, भेड़ चाल ही है ज़्यादा से ज़्यादा। उसमें क्या ही तुम मोटिवेट करोगे, क्या ही समझाओगे किसी को क्या सही क्या गलत है, तुम्हें अपना सही गलत पता नहीं। तुमने तो भाई आईआईटी जा कर के वो जो टीचर वहाँ पढ़ा रहा है उसने सीट वेस्ट करी आईआईटी की, क्या कमाता होगा उस कोचिंग से वो। अब हर कोई तो ऐसा होता नहीं ना, फिज़िक्स वाला क्या कमाता होगा उस फालतू सी कोचिंग में पढ़ा करके। हर कोई तो एनवी सर होता नहीं है, क्या ही पैसे मिलते होंगे। आईआईटी गया तो आपने एक नज़रिए से देखा जाए आपने आईआईटी की सीईटी वेस्ट करी है, क्योंकि किसी सड़े से प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा होगा। मैंने देखा आईआईटी कानपुर से पीएचडी करने के बाद भी लोग किसी सड़े से प्राइवेट उसमें पढ़ा रहे होते कॉलेज में, तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं इवेंचुअली। और क्या कर रहे हो तुम। अगर तुम्हें यही करना था, तुझे टीचर बनना था, तो भाई सीधा बीएससी के बाद बीएड कर लेता। आईआईटी की सीट क्यों वेस्ट करी। आईआईटी से तो एमएससी भी होती है, वहाँ आईआईटी में एमएससी भी होती है, वो कर लेता। नहीं वो जी वो तो ऐसे ही हमने कर दिया, हमने इतने एग्ज़ाम क्रैक करे। तो क्या उखाड़ क्या लिया भाई एग्ज़ाम क्रैक करके। तेरे जो बैचमेट्स हैं तेरे से 20 गुना ज़्यादा छाप रहे हैं, कोई पूछो इससे। तू इतना ही क्लियर है अपनी लाइफ में और तेरे पे इतनी शर्म आनी चाहिए बीइंग अ टीचर। तुम लोगों को ये बता रहे हो कि तुमको अपनी लाइफ में कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए। तुमने तो सीट बर्बाद की है। आईआईटी ने तुमको इतने, बिकॉज ऐसा नहीं है कि तुमको चलो एजुकेशन चाहिए थी, तुमने बीटेक कर ली, हर एक को करनी चाहिए, बट इवेंचुअली तुमने तो जॉब भी नहीं करी। तो तुमने साबित कर दिया ना इंजीनियर्स कैन डू एवरीथिंग बिसाइड इंजीनियरिंग।
यहीं पे हम नीट की बात कर लेते, कोई एम्स का बंदा हो, एम्स समझ रहे हो, एम्स, वहाँ से कोई डॉक्टर बन के आए, वो कहेगा मैं डॉक्टरी नहीं कर रहा, मैं कुछ और करूँगा। कभी देखा आपने? कभी कोई बंदा हो एम्स का ग्रेजुएट, या फिर कोई ऐसा बंदा जिसने नीट में ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर के आया, वो ऐसा कहेगा कभी मुझे डॉक्टर नहीं बनना, चलो कुछ और कर लेते हैं? तो ये जेई वालों के साथ ही क्या पंगा चल रहा है, साइंस वालों के साथ ही क्या पंगा है, ये कोई बताएगा मुझे? आपको खुद स्कूल में साइंस नहीं मिली थी, आप तो 75% लेकर के पास हुए थे, और स्कूल वाले सेक्शन बना देते कि इतने परसेंटेज पे आपको साइंस मिल सकती है, वरना नहीं। 10वीं के बाद हमारे स्कूल में था 70%, तो मेरी 85 थी, तो मेरे को साइंस दे दी, ठीक है। मेरे दोस्त ने स्कूल चेंज किया। 10वीं के बाद आप साइंस में एडमिशन लेने के टाइम एक स्कूल से दूसरा स्कूल बदल रहे हैं, आप कहाँ से जेई के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे? आपने अपना बोर्ड का रिज़ल्ट एकदम माँ चुदवा दी उसकी, उसका हिसाब कोई देगा नहीं। और पहली बात तो है कि स्कूल की पढ़ाई आपसे सही से हो नहीं पा रही, अब जेई देंगे? अगर हो पा रही है देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, और उसके लिए भी इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये डमी स्कूल का जो नाटक है, ओ हो प्लीज़, इससे ज़्यादा बेकार चीज़ दुनिया में कुछ नहीं है कि अटेंडेंस हम आपकी सारी लगा देंगे, सब कुछ हम आपका करा देंगे, बच्चे का क्या, उसको तो वैसे ही मज़ा आएगा कि भैया चलो स्कूल जाने का झंझट खत्म नहीं। 10वीं 12वीं 10वीं के बाद तो हम स्कूल ही नहीं गए, हम तो 2 साल स्कूल ही नहीं गए, हम देखो कितने महान आदमी हैं। तो एकदम बेकार की सड़ी हुई चीज़ें हैं ये, जिसको मैं इम्पोर्टेंस देता भी नहीं हूँ। पहली बात तो स्कूल सिस्टम को आपने किस तरीके से बर्बाद कर दिया, ये तो शर्म की बात है अपने आप ही, है ना। और जितनी भी पहले जो लोग जेई देते थे, एटलीस्ट देवर सेंसेबल इनफ कि वो कम से कम नौकरी करके आते थे, आपकी तरह नहीं थे वो। आपको तो शर्म आनी चाहिए सब बकवास करते हुए। बच्चों से उनका स्कूल छीन लिया यार, स्कूल में कितनी यादें बनती हैं, स्कूल कितना बेस्ट टाइम होता है लाइफ का। आईआईटी में मज़े होते हैं, हॉस्टल में मज़े होते हैं, लेकिन फिर भी स्कूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब जेई निकला नहीं, कॉलेज को चूतिया सा मिल गया, उसमें भी जाके पैसे रिश्वत दे करके रिजर्वेशन के ज़रिए 2.5 लाख रुपए दे के एडमिशन ले लिया। 10वीं 12वीं 11वीं घंटा एंजॉय नहीं करी, फेयरवेल पे तो गए नहीं। अब दोस्त की इंस्टाग्राम खोल के देखोगे, वो फेयरवेल की फ़ोटो डाल रहे हैं, सब साड़ी में खड़ी हुई हैं, सुंदर सुंदर लड़कियाँ एक दूसरे को हक कर रही हैं। अगर कोई गर्लफ्रेंड है तो वो भी छूट जाएगी कोटा के चक्कर में, है ना। सब कुछ तो खो दिया भाई, अब जिंदा क्यों है? सब कुछ तो खो दिया तुमने अपना, सिर्फ एक सड़े हुए एग्ज़ाम के चक्कर में। जिसको क्लियर करना होता है वो कर जाता है, सीधी बात है। और जितने बच्चे, ये हार्श ट्रूथ है, जितने ज़्यादा बच्चे, जितने नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स होंगे, उतना ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट मार्क्स सिस्टम हो जाएगा और स्ट्रिक्ट चेकिंग सिस्टम हो जाएगा। बोर्ड में ऐसा कभी होता नहीं था, फ्रैंकली स्पीकिंग, कि आपने गलत जवाब दिया तो आपके -5 हो गए, -10 हो गए, या -1 हो गया। ऐसा कभी बोर्ड सीबीएसई में कभी नहीं होता था। जेईई में ऐसा होता है, क्योंकि ऐसा होता है, क्योंकि 12वीं के बोर्ड की बात कर रहे हैं, 10वीं की नहीं। अब ऐसा होगा इन फ्यूचर कि इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, इतने एप्लीकेंट्स हो जाएंगे, मेरा जेईई 0.001 परसेंटाइल से रह गया। अब जितना मर्जी फोड़ लीजिए, रैंक देख लीजिए आपकी कितनी आएगी। साइबर कैफ़े में जा के पिताजी को बता रहे हैं, पापा चेक करना एक बार, पिताजी चप्पल मार रहे हैं कि हरामखोर, इतना स्पेंड हमने इसीलिए किया था। इतना तुझे याद रह जाए वही बहुत बड़ी बात है। और मान के चल लेते हैं तूने इतने सारे फार्मूला याद भी कर लिए, तो सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होती है? फार्मूला याद तो कर लिया, कौन सा फार्मूला कहाँ पे लगाना है ये तो पता ही नहीं हमें। एंड मोमेंट पे इतने फार्मूला वैसे भी याद नहीं होते। इफ़ यू आर नॉट मैथमेटिकली इंक्लाइंड, जेई निकालना आपके लिए बहुत मुश्किल है। अलग बात है अगर गांड घिस सकते हो, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। और वैसे भी इवेंचुअली इतना ज़्यादा हुआ, वैसे मैं पता है क्यों इतना अगेंस्ट हूँ, क्योंकि कोडिंग का जो नाटक किया है इन लोगों ने 4 साल में, इतना बकवास है, उसका कुछ पता नहीं है। किसी भी साइंस स्टूडेंट के पास चले जाओगे, बस कोडिंग करनी है। क्या करना है जी? कोडिंग करनी है। 70% लेकर के पास हुए हैं कोविड के बैच से, पीसीएम विद फिजिकल एजुकेशन। भाई साहब को कोडिंग करनी है, और वो भी इससे हो नहीं पा रही है सही से, क्योंकि हवा बना के रखा हुआ है। कोडिंग तो भाई साहब बहुत ईजी है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्या है, कुछ नहीं है, हलवा, हमने सोते सोते पास कर ली थी। अब कोई इसको भेजो, और ये यहाँ पे बहुत सारे भरे हुए हैं, देखो ये फलाना ढिमकाना यूट्यूबर का कोर्स है, फलाना ढिमकाना, जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, कोड विद हैरी, इसका ट्यूटोरियल देख लो, 1 साल में पास हो जाओगे। क्या टेंशन है यार? जब तुझे इतनी अच्छी कोडिंग लगती थी तो तू पहले ही ले लेता। फिजिकल एजुकेशन क्यों ली तूने? इकोनॉमिक्स क्यों ली तूने? नहीं वो तो ऐसी हो गया ना, मैंने भी नहीं करी, बहुत सारे बच्चे हैं ना वहाँ पे जो ऐसी करते रहते हैं। मतलब जिस फील्ड के बारे में आपको झांट भर की नॉलेज नहीं है, आप वहाँ गधे की तरह घुसे जा रहे हैं और आपको बताया जा रहा है बहुत आसान है।
कुछ आसान नहीं होता बेटा, हुआ है सब। एक बिलो एवरेज स्टूडेंट के लिए सबसे मुश्किल चीज़ है कोडिंग, हलवा है ये सब। कभी वेब डेवलप तो सच में अगर कोडिंग करनी है तो भाई सीधी बात है, 2 साल तू कोविड में खाली था, है ना। तो तुझे अगर सच में कोडिंग ही करनी है तो तू BCA कर ले, MCA कर ले, उसके लिए तू बीटेक क्यों कर रहा है? नहीं उसकी वैल्यू नहीं है ना। अरे आप सोच के देखिए कितना भैरंड पागलपन चल रहा है। कोडिंग 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 कोडिंग, चैनल खुल गए यूट्यूब पे, स्टार्ट से लेके एंड तक कोडिंग पढ़ाएंगे आपको। पढ़ाना है पढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर इतना हलवा मत समझो कोडिंग को, हलवा नहीं होती है। और अभी हम इस पे नहीं आ रहे हैं कि पाइथन की बात भी नहीं हो रही यहाँ पे। C++, जावा, ये सब सीखना पड़ेगा, क्योंकि इवेंचुअली इस फील्ड में कंपटीशन इतना है कि इवेंचुअली सब ने C++, जावा, पाइथन सब सीख रखा है। तो इवेंचुअली अगर आपने सीख भी लिया तो भी आपको बहुत कंपटीशन देखना पड़ेगा। इवेंचुअली इफ़ यू हैव द गट्स तो आप कहीं किसी फ्रीलांस कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, बस उसका ये लॉजिक है। बट फ़र्क ये है ना कि हर एक आदमी का हाथ कंप्यूटर पे नहीं बैठता है। घर में बैठ करके अगर तुमने अमेज़ॉन प्राइम देख लिया या घर में बैठ करके तुमने वो देख लिया, नेटफ्लिक्स चला लिया, तो घर वाले ये सोचते हैं कि बेटा सारा दिन तो कंप्यूटर पे लगा रहता है, इससे अच्छा कोडिंग कर ले, लैपटॉप दिला देता हूँ तेरे को मैं 1 लाख का। वैसे इस बंदे को आज तक कभी फ़ोन भी नहीं दिलाया होगा 12,000 का, लेकिन आज पिताजी खुद 1 लाख का लैपटॉप लेके आए एसर का। तो देख लो क्या पागलपन चल रहा है। हर एक आदमी नहीं कर सकता भाई। इंजीनियरिंग इज़ वन ऑफ द टफेस्ट ब्रांच इन साइंस एंड नॉट एवरीवन इज़ मेंट फॉर इट। बस फ़र्क ये है कि या तो बीटेक कर लो या BSc कर लो, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है ना। गए क्यों कॉलेज? मैंने जेन्युइनली पूछा, मुझे भेजा क्यों पढ़ने के लिए जब 2 ही चीज़ें थी मेरे पास करने के लिए। मुंह पे कह दिया बीटेक कर लो या BSc कर लो। मैंने कहा मुझे पढ़ाई नहीं करनी, माँ चलो। शर्म की बात है ना ये तो, कि तुम इतनी मेहनत करी, तो हमने 12वीं पास करी, इतना मेहनत लगती है 12वीं पास करने में, और हमने बोर्ड्स दिए, बोर्ड्स में अच्छे नंबर लेकर के आए, और उसके बाद आपको कहा जाता है आपके पास सिर्फ यही ऑप्शन है, सिर्फ बीटेक करने का। उसके बाद हमें ताज्जुब होता है कि IIT से लड़के कूद क्यों जाते हैं, क्योंकि जब वो यही दे रहा था तो उसको भी ऐसे सड़े हुए कोचिंग वाले मिल गए थे। कम ऑन, यू कैन डू इट। और आजकल जो कोचिंग देते हैं ना, वो मोटिवेटर भी बन जाता है। बेकार ज्ञान की गंगा बहरी होती है। कोई पूछो गधे से कि तूने क्या उखाड़ा आज तक, इवेंचुअली अरे हमारे पास अवार्ड हैं, हमारे पास ये है, हम इतनी बिजनेस कॉन्फ्रेंस और मीटिंग्स करते हैं। दुनिया में हर कोचिंग वाला यही करता है। हर कोचिंग वाला सेल्फ प्रोक्लेम्ड सुपरस्टार होता है और सबसे बड़ा और सबसे रेप्यूटेड होता है। रियलिटी में जहाँ अच्छी कोचिंग हो रही होगी, पहली बात तो उतना प्रचार करेगा नहीं। कभी देखा सुपर 30 का बोर्ड तुमने आज तक कहीं पर? वो गारंटी से निकाल देता है 30। वो काम करता है जो आज तक बड़े बड़े कोटा वाले नहीं कर पाए, क्योंकि वो आपको सोचना सिखाता है कि अप्लाई करो क्या लगेगा। साइंस इज़ अबाउट अप्लाइंग। सीधा फॉर्मूला डेरिवेशन रट के खुद को पास करवाने को साइंस का स्टूडेंट नहीं कहते। हाथ जोड़िए, माँ बाप के आगे पैर गिड़गिड़ाइए, घर वापस आ जाइए, हो सके तो भाग जाइए घर से और बोल दीजिए पापा नहीं हो रही। घर वाले निकाल देंगे घर से, ऐसे किया तो। अरे तो बेटा घर वाले तेरे सगे थे कब? जिद आपने भी करी थी ना कि आपको जाना है। आपके दोस्त आपको बहकाना शुरू कर देंगे, अरे कर दे, कंप्यूटर साइंस बहुत आसान है, अब वहाँ जाके तुमसे साली होगी नहीं, फिर क्या करोगे? अरे कुछ नहीं, वो वाइट हार्ट जूनियर का हमने यूडेमी पे कोर्स किया हुआ है। कितनी शर्म की बात है ये, कितनी शर्म की बात है कि कॉलेज लेक्चर अटेंड करने के बाद भी यू हैव टू, रात के 1:30 बजे, वैसे ही 8 से लेकर 6 तक का तुम्हारा बीटेक का कॉलेज है, उसके बाद भी 7:30 बजे तुम आ करके नहा धो करके बिस्तर पे मरने की तुम्हारी हालत हो रही है। उसके बाद भी इट्स अ शेम, इट्स अ पेक्यूलियर शेम आफ्टर कि तुम साले 32 फ्लोर चढ़ के उसके बाद जा कर के, क्योंकि जाहिर सी बात है बीटेक का कॉलेज में भेड़ चाल होती है, 32 फ्लोर आपने चढ़े, थक हार के जिंदा लाश बन के आप अपने घर में आए, एग्जॉस्टेड एज फक। उसके बाद आप रात भर क्या करेंगे? अरे वो कोडिंग के हम एग्ज़ाम देखेंगे, वो कोडिंग के ट्यूटोरियल हम लोग इंटरनेट पे चाटेंगे। कोई पूछो, अगर इतनी आसान कोडिंग है, इतनी मस्त कोडिंग है, तो ये जितने भी कोडिंग सिखाने वाले यूट्यूब चैनल इनके सब्सक्राइबर करोड़ों में कैसे हो गए? क्योंकि टीचर ढंग से पढ़ा नहीं रहा। भाई कोडिंग आसान हो सकती है, लेकिन फैकल्टी अच्छी है, ये कहाँ लिखा है? और अगर कभी ऐसी हालत में कोई उल्टा सीधा कॉलेज पकड़ लिया, जैसे रहते हैं दिल्ली में कॉलेज है साउथ इंडिया में, तो उससे जो हालत ख़राब होगी उसकी तो बात ही छोड़ दो। अरे जी चला जाइए, बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट है। मैंने एक बंदा देखा, NIT भोपाल, NIT में सिलेक्शन हो गया,
उसको छोड़ के चला गया वीआईटी। अब ऐसे चूतिए अगर जेई क्रैक करेंगे इनका क्या किया जाए? ऐसे ऐसे सर्टिफाइड गधे हैं कि एनआईटी मिल गया था, एनआईटी, वो छोड़ के कहाँ गया? वीआईटी, वेल्लोर। अब बताओ ऐसे ऐसी घटिया ज़िंदगी जी, ऐसे गधों का क्या किया जाए? इतनी सेंस तो हमारे अंदर भी है कि एनआईटी जाओ, सस्ते में भी होगी और जॉब अच्छी मिलेगी, लेकिन इनके दिमाग में अकल नहीं है ना, कॉलेज तो कॉलेज है, कहीं से भी कर लेंगे। ऐसे गधे हैं। और वहाँ पे जो पैसा खर्च होगा, जो उड़ाया जाएगा, उसकी तो बात ही मत करो। अगर वहाँ से इवेंचुअली पास आउट होकर निकल भी लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख से 6 लाख पर एनम की आपकी जॉब लगेगी एवरेज, वो भी मास रिक्रूटर। और इवेंचुअली तुमको बीटेक के कॉलेज में ये बोल दिया जाएगा, अरे आपकी तो औकात ही नहीं थी, शुक्र मनाओ जी मास रिक्रूटर का, वरना आपकी तो हैसियत ही नहीं थी कि आप इवेंचुअली इतनी अच्छी जॉब क्रैक कर पाते। आप में तो स्किल ही नहीं थी। मास रिक्रूटर कम से कम नौकरी मिल तो रही है, फिर सब साले बैठ के अपना रेज्यूमे naukri.com पे जाके ऑफलाइन प्लेसमेंट ढूंढेंगे। हाँ, आनंद ही आनंद आ गया। जेई तो ट्रेंड बन गया है, ट्रेंड है, फैशन है। जेई कोई कंपिटिटिव एग्जाम नहीं है, फैशन है, ये ट्रेंड है कि सब दे रहे हैं तो हमें भी देना पड़ेगा, सब शादी कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, वैसे ट्रेंड है। बस मौसम है जेई का, कल्चर है जेई का। सच में देने का जुनून, पैशन कुछ नहीं है। 9वीं क्लास से साले शुरू हो जाते हैं, 2-2 ट्यूशनें लगाते हैं, घर कितने बजे आते होंगे, सोशल लाइफ की माँ बहन एक कर डाली, और जेई में भी कुछ खास नहीं फोड़ा इन्होंने। 9वीं क्लास से पढ़ रहे हैं, फिर भी साले किसी सड़े से कॉलेज में चले जाएंगे। जेई निकाल के सारे कॉलेज अच्छे थोड़ी होते हैं, कंपैरेटिवली शायद कुछ बेटर हो सकता है, पर नॉट एवरीवन, क्योंकि जेई अगर निकल भी गया तो एनआईटी मिलेगा इसकी भी गारंटी नहीं है। तो एनआईटी से कुछ नीचे का वो भी नहीं मिला, एकदम बहुत ही 3rd क्लास कॉलेज मिल जाएगा। मतलब 9वीं से पढ़ रहा है बंदा, मतलब 4 साल उसने लगातार तैयारी करी है, और जेई की पढ़ाई जब ये कर रहा था तो इवेंचुअली स्कूल के एग्ज़ाम में फेल ही था, क्योंकि जेई के लिए पढ़ रहे थे, दिन रात आकाश के ट्यूटोरियल लगा रहे थे। अब जो साइंस के सवाल स्कूल में पेपर बन रहा है उसका लेवल है 1000 गुना कम, वो एग्ज़ाम वो निकाला नहीं जा रहा इससे। अब वहाँ ये डिराइव कर रहा है इक्वेशन आइंस्टाइन की E=mc², उसकी प्रॉपर डेरिवेशन ही रट रहा है। और सुबह इससे बेसिक फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर इलेक्ट्रोडायनामिक्स करके इलेक्ट्रो करके कुछ है, K×Q1Q2/R², मुझे ये याद है। तो ये भी इससे सॉल्व नहीं हो पा रहा, ये सवाल नहीं हो पा रहा। ये बेसिक मतलब जो एलिमेंट्री लेवल की फ़िज़िक्स है, जो मतलब एस.एल. अरोड़ा के सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, एस.एल. अरोड़ा के सॉल्व्ड एग्जाम्पल, ये वो भी नहीं निकाल पा रहा सही से। एंड देन ही हैज़ द ऑडेसिटी टू कॉल एवरीवन आउट कि अरे वो हो जाता है, कैसे हो जाता है? तूने अगर आकाश में कहीं पर भी कोचिंग लगा रखी है और तू स्कूल के साइंस के पेपर में फेल हो रहा है, तो तू सबसे घटिया स्पॉट में है, क्योंकि लो लेवल की चीज़ें आपको करनी आती नहीं है। इवेंचुअली क्या ही उखाड़ लिया तूने। मैंने 100 बंदे ऐसे देखे हैं स्कूल के एग्ज़ाम में, दे आर बेयरली स्कोरिंग एनीथिंग, बट आकाश में जब जाएंगे तो वहाँ पे टॉपर होंगे, या वहाँ पे अच्छा कर रहे होंगे, वहीं पे परफॉर्म कर पा रहे होंगे। ये खाली 11th या 12th के बाद, 11th या 12th में होता है फ्रैंकली स्पीकिंग। 10वीं तक सब ठीक चल रहा होता है, 10वीं तक 86% ला के बैठा होगा ये बंदा। तो समझ जाओ कितना मजबूर आदमी है ये, समझ जाओ कितना कमज़ोर आदमी है, समझ जाओ कितनी ज़्यादा तकलीफ़ में जी रहा है। इससे बेसिक फ़िज़िक्स नहीं हो पा रही, जो एनसीईआरटी में सबसे आसान न्यूमेरिकल है ये वो तक नहीं निकाल पा रहा है, जिसका सॉल्यूशन ये शायद मैथ्स का भी बेसिक न्यूमेरिकल नहीं निकाल पा रहा, मैथ्स की एनसीईआरटी भी नहीं हो पा रही इससे। और ये भाई साहब देंगे जाके जेई, और ये जाएंगे कोटा। शक्ल देखो इस आदमी की, इसकी औकात है? क्योंकि जो मोटिवेटर है उसका काम है माल बेचना, उसको टारगेट दिया हुआ है कि तू अगर इतने लोग जो है अपनी कोचिंग में ले आएगा तो पर हेड तेरे को कमीशन मिलेगा। तो ज़रूरी है ना माल बेचने के लिए क्या करो, अरे आइए आइए आइए, अरे हम ज्ञान देंगे ना, हम देंगे, अरे हम सिखाएंगे ज़िंदगी कैसी जीनी है, ये कोर्स खरीद लीजिए, तू नहीं कर सकता, हमारा कोर्स खरीद लीजिए, ये वो ये। तो सेल्समैन है। मोटिवेशन सेल्समैन में फ़र्क होता है। मोटिवेटर की वीडियो देख करके आप सही काम करते हैं, सेल्समैन की वीडियो देख करके गंजे आदमी भी शैम्पू लगाने लग जाएगा। तो उसका ये मतलब तो नहीं है ना कि महान काम हो रहा है, उसको तो माल बेचना है, उसको तो कंपनी ने बोला हुआ भाई इतने लोग लेकर आने, पर हेड तेरे को इतना मिलेगा। IIPM का जो स्कैम हुआ था उसमें भी यही होता था, उसमें कॉलेज की मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा थी और पैसे बहुत ज़्यादा थे, तो थर्ड किसी एजेंट को हायर कर लेते थे कि भाई तू इतने लोगों को बहला फुसला करके हमारे यहाँ ले आ, और अगर तू लेकर के आ गया तो हम तेरे को इतना कमीशन देंगे। अभी दिक्कत क्या है कि कॉलेज की मैनेजमेंट है और कोचिंग की मैनेजमेंट में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उन पे तो इतने पैसे हैं नहीं, तो टीचर को ही वही एजेंट बना देते हैं कि लोगों को फंसा के हमारी कोचिंग में लेकर आ, उनका एडमिशन कर, भेड़ चाल में फंसा, उनको एक फेक इन्वायरमेंट दे। जब याद रखना बेटा, जब सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा होगा ना एंड मोमेंट पे, और एंड मोमेंट पे सर पे प्रेशर होगा पढ़ाने का,
तू लिख के ले ले मेरे से, तू लिख के ले ले। कोई भी टीचर तेरा सागर तेरे से तमीज़ से बात कर ले या शराफत से बात कर ले, मजा ले। पढ़ाने का काम है, पढ़ा चुपचाप, बकचोदी मत कर। टीचर है ना तू, पढ़ा, बकचोदी मत कर। तेरी इस बकचोदी के चक्कर में कितने घर बर्बाद हो रहे हैं, कितने लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो रही हैं, उसका तो हिसाब ही नहीं है कोई। तुझे पढ़ाना है, तू पढ़ा, बकचोदी मत कर, बस। ठीक है भाई, तो फिर इतना ही कुछ था मेरे पास बोलने के लिए। अब ज़्यादा कुछ है नहीं, मटेरियल मेरे पास अब ज़्यादा बचा है नहीं इस टॉपिक पे बोलने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से तुम लोग कर लेना। एम करता हूँ कम से कम 10 से 12 लाइक्स के लिए। इस वीडियो का मैं एक और सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा अगर मुझे इस चीज़ों के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर और इन्फो मिलेगी। तो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय।